इंसान अक्सर खुद को बड़ा समझते हैं, लेकिन पहाड़ हमें यही एहसास दिलाते हैं कि हम बहुत छोटे हैं। हमारी सारी ताकत और घमंड उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये पहाड़ सदियों से खड़े हैं बिना किसी चेष्टा के, जबकि हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर गर्व करते रहते हैं। और आज हम मिलेंगे एक ऐसे शेफ से जिन्होंने अपनी कुकिंग से दुनिया भर में नाम कमाया है, लेकिन उनका ये मानना है कि मेरा भारत महान। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें उनके हाथों का असली स्वाद यहाँ मिल रहा है, जहाँ परिवार की महफिल हो और खाना हो जैसे घर का प्यार। हेलो फ्रेंड्स, तेज संवाद सीरीज के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज हैं हम जिस्पा में और आज हमारे साथ हैं वीर सिंह ठाकुर जी और ये एक प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं जिसका नाम है आनंदविल जिस्पा। तो वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? हाँ, जैसे आपने बताया, नाम वीर सिंह है। बेसिकली हम लाहौल से ही हैं। बेसिक स्टडीज़ हमने यहाँ लाहौल स्पीति में की है, उसके बाद फिर कॉलेज कुल्लू में किया है, उसके बाद फिर आगे के लिए HM मैंने हैदराबाद से किया है, वर्किंग बेंगलोर ताज में किया है। उसके बाद क्रूज़ में फिर क्रूज़ के बाद फिर उसको छोड़ के वापस बैक टू होम हो गए। ओके, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स और काफ़ी एडवेंचरस आपने करा हुआ काम। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे आराम से। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी जिस्पा में है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे ये प्रॉपर्टी जिस्पा में कहाँ पर है और ये अटल टनल से कितनी दूर है, कितना टाइम लगता है आने में? अटल टनल से अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर और टाइम लगता है 1.5 आवर्स। ओके। और जो हमारा जो लैंडमार्क है मेन हाईवे के साथ राइट हैंड में ट्विन स्तूपास आएंगे। ओके। उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड हमारा प्रॉपर्टी है और साथ में जो रोड के साइड में माइलस्टोन आते हैं उसमें एक माइलस्टोन आएगा जिसमें लिखा होगा जिस्पा 2 किलोमीटर। ओके। उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये ऑन रोड प्रॉपर्टी है बेसिकली, इसको ऑन रोड हाईवे में ढूंढना काफी इजी है और हम ये ट्विन स्तूपा और जो इनका मार्किंग के बोर्ड्स हैं उनका मार्क डाल देंगे इसमें। तो और आप ये किस रिवर पे लोकेटेड है, क्योंकि इसकी व्यूज से जस्ट रिवर दिख रही है। तो ये रिवर है भागा रिवर। ओके। भागा रिवर के बैंक में ये मतलब सिचुएटेड है और यहाँ से जो व्यू है वो पूरा वैली का व्यू नजर आता है। काफी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ पे। ओके। जिस्पा, जैसे आप हमें पहले बता रहे थे कि आपके मदर के यहीं से रूट्स हैं, तो आप जिस्पा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? जिस्पा बेसिकली एक स्मॉल छोटा सा विलेज है लाहौल के डिस्ट्रिक्ट में। जो नाम है जिस्पा, जी का मतलब होता है हमारे मतलब लैंग्वेज में 4। तो ऐसा बताया जाता है कि शुरुआत में यहाँ पे केवल 4 ही घर थे। 4 घर का जो गांव था उसको जिस्पा जो ऐड किया है, 4 घर का गांव। उस तरह से इसका नाम पड़ा है। तो जिस्पा जैसे काफ़ी फेमस है, जो भी लेह लद्दाख रोड पर ट्रैवल करते हैं और यहाँ की कैंपिंग भी काफ़ी फेमस है, तो आप कुछ उसके बारे में बताएंगे क्यों ये इतना फेमस या इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है जो यहाँ से लेह लद्दाख ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए? उसका जो जिस्पा का इम्पोर्टेंस इस वजह से भी मतलब ज़्यादा हुआ है क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट विलेज है बिफोर ये जब हिमाचल खत्म हो जाता है। यहाँ से जो नेक्स्ट गांव पड़ता है वो दादचा गांव पड़ता है। उसके आगे फिर एज सच जो सेटलमेंट कहीं नहीं मिलेगा, ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ से आगे का जो रास्ता है ऑलमोस्ट बैरन है। आज के डेट में तो काफ़ी सारे जो सीजन के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक काफ़ी सारे आपको ढाबे मिल जाते हैं, टेंट्स मिल जाते हैं। बट जैसे सितंबर मंथ अप्रोच करता है वो ढाबे क्लोज होने शुरू हो जाते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि सर्दियाँ बढ़ जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, वहाँ पे सर्वाइव करना मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जिस्पा एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे आपको प्रॉपर स्टे मिल जाएगा और क्योंकि ये इसका जो हाइट है 11,000 फीट के आसपास है, तो एल्टीट्यूड वाइज काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे नॉर्मली लोग एक दिन के लिए रुकते हैं या एक रात के लिए रुकते हैं ताकि वो प्रॉपर एक्लेमेटाइज हो जाए और यहाँ से आगे जब जाए तो फर्दर जो हायर पासेस आ रहे हैं वहाँ पे मतलब उस तरह की दिक्कतें नहीं आए जैसे मतलब आप अगर डायरेक्ट चले जाते हैं। तो जैसे हाई पासेस आने लग जाते हैं, एल्टीट्यूड हाई होने लग जाता है, तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगता है जिसमें कि आप लाइट सा हेडेक फील करोगे। ऐसा लगेगा कि कुछ वॉमिटिश जैसा फील हो रहा है, बॉडी टायर्ड फील करेगा। लो ऑक्सीजन होने की वजह से आपका बॉडी ठीक से कॉप नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे अगर जैसे आप ग्रेजुअली हाइट को गेन करते हैं तो आपका बॉडी जो है बेटर एडेप्ट करता है इसको। तो उस वजह से यहाँ पे लोग एक रात या एक दिन के लिए रुकते हैं। स्पेशली थोड़े से जो एज वाले हैं 60 या 60 प्लस वाले, उनके लिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक दिन यहाँ पे रुक जाएं, फिर नेक्स्ट डे यहाँ से आगे मतलब वो करें, जर्नी स्टार्ट करें। तो वो ज़्यादा प्लेजेंट और मतलब रीजनेबल है। ओके। तो इसमें से एक चीज़ मुझे समझ आई कि जो आप कह रहे हो 60 प्लस, तो सीजन के टाइम पर 60 प्लस के लोग भी ट्रैवल करते हैं? हाँ, करते हैं, बहुत लोग। अच्छा, तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दारचा जो है वो लास्ट विलेज है लाहौल का। उसके बाद कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है
सीजन के टाइम पर सिर्फ टेंट्स मिलेंगे, कोई ऐसे पक्के घर नहीं मिलेंगे। और जो दारचा विलेज भी है वो भी आप ऊपर की तरफ जब टर्न करते हो एक अलग से एक रास्ता रहता है विलेज में जाने के लिए, जो कि एक अलग पहाड़ पे जाना पड़ेगा, इसका रास्ता भी टूटा फूटा है और वो रोड BRO मेंटेन नहीं करता है। तो अगर आप बात करें कि जो हिमाचल का लाहौल है उसमें लास्ट विलेज की अगर बात करें जो मेन रोड पर आता है तो वो ये जिस्पा ही है। Right. और जिस्पा के बारे में एक बात हमने काफी और सुनी है कि जिस्पा के लिए लोग कैंपिंग का बहुत बोलते हैं। समर टाइम में यहाँ पे बहुत सारे कैंप लग जाते हैं। ओके। और ये एक आप में अलग एक्सपीरियंस है, मतलब कैंप में रुकना। क्योंकि होटल में तो हर कोई मतलब कहीं भी रुक सकता है, बट कैंप जो है इस वैली में आपका जैसे जिस्पा में मिल जाएगा, गेमर में मिल जाएगा और कई जगह है जहाँ पे आपको कैंप्स मिल जाते हैं, जो कि एक अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है और उसको करना भी काफी इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं कैंप में रुकना। तो उस टाइम पर ठंड नहीं होती, मतलब समर टाइम में वो नॉर्मली मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। सितंबर के बाद नॉर्मली वो खुद ही बंद कर देते हैं क्योंकि चैलेंजेस हो जाते हैं काफी कैंप को ओपन रखना और उसमें स्टे करना। तो समर टाइम में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कैंप्स में रुकना। ओके। तो आप भी कुछ कैंप्स चलाते हैं समर में? नहीं, हम तो कैंप्स नहीं, मतलब तो ये प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं। बहुत सारे कैंप्स लगते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे कैंप्स भी लग रहे हैं। एक तो मतलब कुछ लग्जरी कैंप्स भी है जहाँ पे कि आपको प्रॉपर बेडिंग मिलेगा, प्रॉपर आपका सब कुछ, मतलब क्लीन टॉवल, क्लीन बेड लिनन, आपके ब्रांडेड क्या कहते हैं टॉयलेटरीज वगैरह सब कुछ। ओके। हाँ, तो मुझे कल यहाँ पर एक गेस्ट होस्ट स्टे करे थे, वो भी बता रहे थे कि यहाँ पर लग्जरी से लग्जरी टेंट्स तक आपको मिल जाएंगे कैंप्स, और उनकी बुकिंग्स वो जिस टाइम पर वो होस्ट करते हैं उसी टाइम पर ओपन कर देते हैं। ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अभी आपको नहीं दिखेगा ऑफ सीजन में, तो जो भी वो टाइम है मई से लेके अगस्त सितंबर तक का, जब तक भी वो रनिंग कर सके, जब तक चैलेंजेस नहीं आते और गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं तब तक ही वो ओपन रखते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। राइट। ठीक है। तो कैंपिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कैंपिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर साइड, ये आपकी भागा रिवर है, तो भागा रिवर जैसे रिवर्स में हमेशा एक लोगों को डर होता है कि हम प्लेन से आते हैं, तो प्लेन्स में रिवर्स कभी भी अपना स्ट्रेच बढ़ा लेती हैं। मॉनसून जैसे ही आता है तो एकदम ओवरफ्लो करने लग जाती हैं, जैसे लास्ट ईयर भी मनाली के साथ प्रॉब्लम्स हुई। तो यहाँ पर जैसे रिवर साइड पर ही कैंप लगता है, तो उसका कुछ डर नहीं लगता? कैंपिंग में एज सच अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे उस तरह से बारिश नहीं होती है। इवन मॉनसून में भी आप जब अटल टनल क्रॉस करते हो तो वेदर एकदम चेंज हो जाता है। अटल टनल के साउथ पोर्टल में आपको दिखेगा कि बहुत हेवी बारिश हो रही है। जैसे आप क्रॉस करके इस साइड आते हैं, यहाँ पे दिखेगा कि आसमान एकदम साफ है, नीला है। तो उस तरह से कभी बारिश होती नहीं है। जो रिवर का पानी जब बढ़ता है वो बढ़ता है जैसे पीक समर्स में, वो भी अप्रॉक्सीमेटली दिन के 12-1 बजे के बाद, जब ऊपर ग्लेशियर्स जब पिघलने लगते हैं तो उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है और रिवर सडनली यहाँ पे कोर्स चेंज नहीं करती। और दूसरा ये कि यहाँ पर रिवर काफ़ी स्टीप है, तो उस वजह से एकदम से चेंज नहीं होगी, मतलब वो अपना जो रूट है उसी को फॉलो करते हैं। तो जैसे आप बता रहे हो टनल के ऊपर आई थिंक पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचे, जिसकी वजह से क्लाउड्स मानसून के उधर ही रह जाते हैं। हाँ, उससे इधर को बहुत कम क्लाउड आ पाते हैं और उस हिसाब से यहाँ पे बारिश भी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर सिर्फ मिनिमम टेम्परेचर कितना चला जाता है और किस मंथ में जाता है? विंटर में जैसे ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड के बाद जो है ठंड काफी ज्यादा हो जाती है। नवंबर में पानी जमने लग जाता है और दिसंबर 21 के बाद ठंड और भी बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट -15-20 डिग्री तक पहुंच जाती है। मतलब वो इन पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लिया सुबह के 1 बजे के बाद सुबह अप्रॉक्सीमेटली 8-9 बजे तक, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है जब पानी फ्रीज होने लगता है। उसके बाद जैसे 9, 9:30, 10 बजे जब धूप आ जाती है दोबारा, मतलब बैक टू वार्म होने लग जाता है। जो जमे हुए हैं जहाँ पे धूप लग रही है वो दोबारा से पिघलने लग जाता है। तो आप ये प्रॉपर्टी कब तक ओपन रखते हैं? वैसे हमारा प्लान तो है कि 31 दिसंबर तक, बट अगेन डिपेंडिंग अबाउट वेदर कंडीशन एंड पानी का क्या स्टेट है। अगर पानी जमने लगे तो लगता है शायद हमें थोड़ी जल्दी क्लोज करना पड़ेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का क्लोज रखते हैं 3 मंथ के लिए, जनवरी फरवरी। होपफुली मतलब कोशिश करते हैं कि मिड मार्च तक खोलते हैं, बट अगेन डिपेंडिंग अबाउट वेदर कंडीशन। हो सकता है अगर ज़्यादा बर्फ पड़ गई तो थोड़ा डिले हो जाए, तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक तो खोल ही देते हैं। तो जो ट्रैवलर्स इस साइड ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर उनका मन है स्नो देखने का, तो वो किस मंथ्स में ट्रैवल करें? मोस्टली जैसे नवंबर में बर्फ पड़ जाती है, बट इस साल अभी भी नहीं पड़ी। लास्ट ईयर भी नहीं पड़ी थी। लास्ट ईयर नवंबर एंड में हल्की सी पड़ी थी, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 इंचेस, उससे ज़्यादा नहीं। तो प्रॉब्ली ये वेदर चेंज हो रहा है, प्रॉब्ली रीज़न हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो, जो हमारे CO2 एमिशंस ज़्यादा हो गए हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पे, तो अभी वही रीज़न हो सकता है कि उस वजह से बर्फ शायद लेट बन रही है। राइट।
तो इवन मतलब मार्च अप्रैल में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है। उस समय भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर आई थिंक 26 अप्रैल को भी बर्फ़ पड़ी थी और अप्रॉक्सीमेटली 3-4-5 इंचेस पड़ी। वो वो टाइम भी बर्फ काफ़ी अच्छा है देखने के लिए बर्फ लगभग देखने के अभी जिस हिसाब से नहीं पड़ी हिसाब से कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी आ सकते हैं। लिए। जनवरी फरवरी में बहुत चैलेंजिंग है। वो चले हाँ, जाएगा। बहुत अच्छा, आप भी बंद कर जाते हैं, राइट? तो हम मार्च। लोग क्लोज कर देते हैं। मार्च, मिड मार्च या फिर अप्रैल इज बेस्ट टाइम बर्फ़ के साथ। ओके, तो रोड्स इसमें एक्सेसिबल रहते हैं तब? रोड जैसे इवन मार्च और अप्रैल में जो बर्फ़ पड़ती है उसको तो बीआरओ क्लियर कर देती है। Okay. मतलब डेज में ही क्लियर कर देती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बर्फ़ पड़ी है। अगर जैसे फुट तक पड़ी है तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लियर कर देती है। अगर फुट से ज़्यादा पड़ गई, 2, 2.5, 3 फुट पड़ गए, फिर उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एवलांच पॉइंट्स है जो कि थोड़े मतलब चैलेंजिंग है। उसको आप जब तक वो एवलांच गिर नहीं जाती है तब तक क्रॉस नहीं करना चाहिए, और एक बार गिर गए तो फिर उसको क्लियर कर देंगे बीआरओ वाले, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू जो रेगुलर। कितना टाइम लग जाता है avalanche पुलिस को clear डिपेंडिंग करने अपॉन जी मतलब कितना बड़ा एवलांच आया है, वो मतलब 1-2 दिन में क्लियर कर ही देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हो फिर में? मतलब इवन एट टाइम्स 4-5-6-7 दिन भी लग जाते हैं पूरा रोड क्लियर। तो रूम साइजेस की आप बताइए कि आपके पास कैसे कैसे किस टाइप के रूम साइज हैं? रूम्स मोस्टली हमारे पास डबल रूम्स हैं, जिसमें कि 2 कैटेगरी है, एक विद बालकनी, एक विदाउट बालकनी। विद बालकनी वाले फ्रंट फेसिंग है, विदाउट बालकनी वाले बैक फेसिंग। ओके, और उसके सिवाय हमारे पास 2 फैमिली रूम्स हैं, जिसमें एक रेगुलर डबल बेड है प्लस एक बंक बेड है, जिसमें 2 बच्चे आ जाते हैं। पेरेंट्स रेगुलर डबल बेड में आ जाते हैं। और एक ट्रिपल रूम है जो कि बाकी रूम से थोड़ा बड़ा है, जैसे बाकी रूम्स के साइज 12x12 के है, ये 12x14 का है, जिसमें एक रेगुलर डबल बेड प्लस एक सिंगल बेड। ठीक है। तो अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप रूम्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं यहाँ पर? रूम के फैसिलिटीज एक तो ये हॉट वाटर केटल दे देते हैं, साथ में पानी का जग होगा, फिर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स देते हैं, और सोलर गीजर से गर्म पानी आ जाता है। तो रूम्स में गीज़र अलग से भी लगे होंगे? अलग से भी लगे वो बैकअप के लिए, अगर ये काम नहीं करता, सोलर वाला काम नहीं करता। ओके, तो अगर किसी को ठंड ज़्यादा लगती है और वो हीटर की डिमांड करता है तो? हीटर नॉर्मली हम लोग नहीं देते थे। द रीज़न ये है कि जैसे हीटर ऑक्सीजन को कर देती है, खींच लेती है। ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, जैसे वॉमिटिश फील करते हैं या हेडेक और नोजिया टाइप का। बट अगर कोई इंसिस्ट करे कि उन्हें हीटर चाहिए, फिर हम एक्स्ट्रा अलग से दे देते हैं, बट उसका एक्स्ट्रा चार्ज 500 ओके, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी किसी को बुक करनी हो तो वो कैसे बुक कर सकते हैं? वो डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और वही नंबर हमने गूगल मैप्स में भी दे रखा है। ओके, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी तक हमने डाला नहीं, बुकिंग हम डायरेक्टली लेते हैं। ऑफलाइन ही लेते हैं? हाँ। तो बुकिंग के टाइम पर लोगों की ज़्यादातर क्वेरीज क्या रहती हैं? क्वेरीज में मैक्सिमम तो ये रहता है कि आपके मतलब पार्किंग है, या मेन हाईवे से कितनी दूर है प्रॉपर्टी, रूम में फैसिलिटीज क्या क्या है, और नियर बाय पेट्रोल पंप के बारे में पूछते हैं। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब भी आप लद्दाख वाला टूर कर रहे हो, तो जो लास्ट पेट्रोल पंप है वो एक तो है तांदी में, दूसरा केलोंग में, वहाँ से आप टैंक अप करके आइए। क्योंकि अगर आप जिस्पा पहुँच जाते हैं और फिर पेट्रोल पंप के लिए देखते तो फिर आपको 25 किलोमीटर बैक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से 25 किलोमीटर प्लस आना पड़ेगा, तो 50 किलोमीटर का एक्स्ट्रा आपको ये लग जाता है। राइट। और अगर आगे की बात करें तो आई थिंक यहाँ से सिर्फ लेह में है। हाँ, नेक्स्ट पेट्रोल पंप लेह में, और अगर आप शिंकुला से जाते हैं तो पादुम में। अप्रॉक्सीमेटली लेह का किलोमीटर होगा 300 प्लस किलोमीटर, और पादुम का होगा अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर। और वो 300 भी जो ये बता रहे हैं वो उसकी चढ़ाइयाँ हो सकती हैं। आपकी गाड़ी अगर दिखा भी रही है वो 300 किलोमीटर चल जाएगी प्लेन्स में, हाँ। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे वो 300 चले, तो वो धोखा दे भी सकती है। हाँ। तो आप टैंक फुल रखें और एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर सकते हैं, तो वो भी करिए। बिल्कुल। तो अगर अभी हम खाने की बात करें तो आपका कैफे का नाम जैसे आपने रखा है शेफ्स मैजिक कैफे, तो आप कैफे के बारे में बताएंगे हमें कि यहाँ पे हम रुके, हमें खाना बहुत ही अच्छा लगा, इसके पीछे का क्या राज है? जैसे मतलब बाय प्रोफेशन में प्रोफेशनल शेफ, तो जैसे मैंने बताया आपको कि होटल मैनेजमेंट हैदराबाद से किया है। हैदराबाद अपने आप में कुजीन में बहुत मतलब एक अलग सा जगह रखता है। राइट फ्रॉम हैदराबाद का बिरयानी से लेके आपका जितने भी स्पेशलिटीज हैं हैदराबाद, तो हैदराबाद में जो 3 साल मैंने HM किए थे उसका बहुत बड़ा वो है हाथ है। उसके बाद फिर मैंने बैंगलोर ताज ग्रुप ऑफ होटल्स बैंगलोर में किया था। उसके बाद जैसे क्रूज में गए तो फिर इंटरनेशनल कुजीन आ गया, वहाँ पर तो आपका फ्रेंच हो गया, इटालियन हो गया, स्पेनिश हो गया, आपका स्कैंडिनेवियन हो गया, फिर ओरिएंटल हो गया, प्लस इंडियन तो है ही है क्योंकि वो हमारा बेस है। तो उन सब का एक्सपीरियंस जो भी मेरा मतलब आज तक रहा है वो सब मैंने इसमें मतलब वो कर दिया है, डाल के रखा हुआ है। उसकी वजह से यहाँ पे इतनी दूर के लोगों को भी मतलब इतनी दूर रिमोट लोकेशन पे भी इतना अच्छा खाना मिल रहा है।
तो उसी की वजह से जिस्पा बेल्ट पे आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ही सबसे अच्छा बेस्ट खाना यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोकेशंस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप अभी कितने टाइम से प्रोफेशनल शेफ हैं? ये मैंने शुरू किया था जो बैंगलोर वाला, जब बैंगलोर ताज में हम 94 में गए थे, 30 इयर्स अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट 30 इयर्स ही हो गए। ठीक है कि मेरा बर्थ 94 है, मैं कह सकता हूँ 2024 आ चुका है। ठीक है, 30 इयर्स से आप बेसिकली प्रोफेशनल शेफ हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप ताज बैंगलोर में काम कर चुके हैं, देन आप इतना लंबा टाइम क्रूजेज में काम कर चुके हैं, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, और वहाँ पे भी इतने अलग अलग लोगों के कल्चर के साथ आप मिक्सअप हुए होंगे, इतना सब के साथ होंगे। तो आप इतना सब वो छोड़ के आप थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर आप शेफ का काम कर रहे हो, और आप तो इस प्रॉपर्टी को मैनेज ही कर रहे हैं, ये आपकी किसी नॉन की है। तो अब वो सब छोड़ के, वो क्रूजेस को छोड़ के आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आई थिंक उसका रीज़न ये है कि जैसे जब तक आप वो होते हैं, क्या कहते हैं, यंग हो और एंथुसियास्टिक हो, प्लस उस टाइम पे आपके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, प्रायोरिटीज डिफरेंट होते हैं। बट वंस आप मैरिड हो जाए, पेरेंट्स थोड़े ओल्ड होने लग जाए, तो फिर प्रायोरिटीज चेंज होती और प्रायोरिटीज की वजह से यहाँ प्रायोरिटीज की वजह से वापस। और ये आपकी बेसिकली मदरलैंड है, तो इसलिए भी आपको वापस अटैक करती है। बैक टू रूट। ओके, तो अगर आपकी स्पेशल डिश की बात करें कि आप कुछ अपने आप से क्या स्पेशल बता सकते हैं कि आपकी यहाँ पे एक स्पेशल डिशेज जो भी लोग ट्राई करें ही करें? मोस्ट एंजॉइंग जो कुकिंग है मेरे लिए वो है यहाँ के जो लोकल कुजीन है, जिसको हम मतलब जिसको खाते हुए हम बड़े हुए हैं, तो वो जो है मेरे लिए मोस्ट एंजॉयबल है। तो हमने कुछ एक लोकल डिशेज मेन्यू में डाल रखे हैं। ओके, जिसको मतलब प्रिपरेशन करना मतलब मुझे बहुत अपने आप में मतलब जॉयफुल लगता है। तो आप सजेस्ट करेंगे कि जो भी टूरिस्ट इधर से ट्रैवल कर रहे हैं वो आपके लोकल क्यूजिन्स ट्राई करें? ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मोस्ट वेलकम।